गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम हमारे पेपर पॉलिटिकल थ्योरी में आज हम देखेंगे राज्य के कार्य। क्या है राज्य के कार्य, क्या राज्य साध्य है या राज्य साधन है, इन सभी का आज हम कक्षा में डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। देखिए, हमारे राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु का कथन है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए राज्य का अस्तित्व बना हुआ है। ये कथन इनका बहुत ही वर्ल्ड फेमस कथन है कि राज्य की आवश्यकता क्यों है, हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए राज्य क्यों जरूरी है। सद जीवन बात की गई है। सद जीवन मतलब अच्छा जीवन किस प्रकार से जिया जा सके और अच्छे जीवन जीने के लिए राज्य का अस्तित्व क्यों आवश्यक है। ये जो कथन अरस्तु का है ये हमारे लिए बेहद अनुकरणीय है। तो देखिए, हमारे राजनीतिक चिंतन में कई प्रकार के विचारक हैं। कई राज्य को साध्य मानते हैं, कई राज्य को साधन मानते हैं, कई राज्य के विरोधी हैं जैसे अराजकतावादी हैं जो राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। मार्क्सवादी विचारक हैं जो बिल्कुल राज्य को समाप्त करना चाहते हैं। जो कोई समाजवादी हैं जो बिल्कुल कहते हैं कि राज्य की बेहद आवश्यकता है। व्यक्तिवादी हैं जो व्यक्ति को साध्य माना है, राज्य को साधन माना है। तो हर एक प्रकार की जो अलग अलग विचारधारा हैं, सभी ने राज्य की अलग अलग अपनी अपनी परिभाषा दी है, राज्य के सामने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। तो देखिए, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का ये प्रश्न बहुत बड़ा एक विवादग्रस्त है कि राज्य अपने आप में साध्य हैं या मनुष्य के हित कल्याण का साधन मात्र हैं। इसके संबंध में मैंने आपको बताया कि अलग अलग विचार को अलग अलग मत हैं। फिर भी हम सबसे पहले समझते हैं कि क्या राज्य साध्य है, स्टेट इज एन एंड है, मतलब क्या है। तो राज्य साध्य है, इसके संबंध में किसने क्या बताया है समझते हैं। देखिए, राज्य मानव जीवन का उच्चतम लक्ष्य अपने आप में एक साध्य है। मनुष्य का जीवन का सबसे उच्चतम जो लक्ष्य है और अपने आप में साध्य है, जिसकी में प्राप्ति करनी है, वो राज्य है। इस प्रकार के जो विचार हैं, प्लेटो और कुछ सीमा तक अरिस्टो ने इस विचार का प्रतिपादन किया है कि राज्य स्वयं स्वाध्य है। इन यूनानी विचारकों के अनुसार व्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट जीवन राज्य में ही संभव हो सकता है। व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास, अपना जीवन का चहुमुखी विकास अगर कहीं कर सकता है तो वो राज्य में कर सकता है, राज्य से परे कहीं नहीं कर सकता। ठीक है, तो राज्य अपने आप में एक साध्य है। राज्य वो परम लक्ष्य है जो हर किसी को प्राप्त करना बेहद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि प्लेटो और अरस्तु खुद ही इस बात से सहमति जताते हैं कि राज्य हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा जीवन का जो अपना प्राप्ति कर सके वो केवल किस में संभव है, राज्य में संभव है। और इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि राज्य के हित से पृथक व्यक्तियों का हित भी कोई हो सकता है क्या। मतलब राज्य के हित से पृथक कोई हमारा हित हो ही नहीं सकता। इसलिए ये राज्य को साध्य मानते हैं और सर्वोच्च मानते हैं। आप देखिए कि रूसो के द्वारा सामान्य इच्छा की जिस धारणा का प्रतिपादन किया गया था, रूसो ने अपने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, सामान्य इच्छा, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ के भी आ चुके हैं। जनरल विल की जो उसने अपनी थ्योरी को प्रतिपादित किया है रूसो ने, तो उसमें भी इस बात के संकेत मिलते हैं कि राज्य स्वयं में साध्य है। राज्य स्वयं में अपने साध्य है, जो सर्वोच्च है, जो हर व्यक्ति का एक अपना एक साध्य है। रूसो के बाद आप हीगल देखेंगे, ब्रेडले देखेंगे, बोसांके देखेंगे, उनका भी इसी प्रकार का मत है, उसी प्रकार का विचार है। हीगल कहते हैं कि राज्य स्वयं ईश्वर है और ये पृथ्वी पर स्थित देवी विचार है। राज्य स्वयं ईश्वर है, इससे परे कोई है ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं राज्य को कितना परम और पवित्र के रूप में उसको पवित्रता जैसी जगह दी है। और यह कहा है कि राज्य स्वयं अपने ईश्वर है और ये पृथ्वी पर स्थित देवी विचार है। बोसांके कहते हैं कि राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का एक अंग न होकर समस्त नैतिक संचार का अभिभावक है। ये कोई एक प्रकार से इथिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि क्या है, पूरी इस दुनिया में नैतिक संचार का पूरा अभिभावक है, नियंत्रण करता है। टिटस के, नित्से, बर्नहार्डी ऐसे जर्मन विचारक हैं, वो भी हीगल के विचारों का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार फांसीवादी नाजीवादी राज्य को साध्य मान के इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि कोई भी आध्यात्मिक या मानवीय वस्तु राज्य के बाहर नहीं हो सकती। यदि वह राज्य से बाहर है तो उसका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। इसलिए जो कुछ भी है सब कुछ राज्य के नियंत्रण में है। राज्य से परे किसी प्रकार की सत्ता का कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इसलिए आप समझिए कि जितने भी उग्र जो विचारधाराएं जैसे फांसीवादी है या नाजीवादी है, ये खुद मानती हैं कि राज्य अपने आप में एक साध्य है और व्यक्ति को राज्य के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और ये कहते हैं कि हमारी जो भी कोई आध्यात्मिक या मानवीय वस्तु है वो राज्य से बाहर नहीं हो सकती है।
आई बात समझ में। तो आप देखिए प्लेटो और अरस्तु से शुरुआत होती है, हेगल ब्रैडले बोसांके से लेकर आप ट्रिटिस के नीचे बर्नहार्डी और जो जितने भी जो फांसीवादी जर्मनी मतलब नाजीवादी विचारक हैं वो सभी राज्य को क्या मानते हैं, साध्य मानते हैं, इसके अलावा किसी प्रकार से और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनसे ये स्पष्ट होता है कि कुछ विचारक राज्य को एक साध्य मानते हैं, लेकिन कुछ विचारक हैं राज्य को केवल साधन मात्र मानते हैं, केवल साधन मात्र, राज्य को साध्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। देखिए राज्य की साध्यता के नितांत विपरीत दूसरी जो अनेक विचारकों ने व्यक्ति को साध्य मानकर राज्य को उसके हित का साधन मात्र माना है। मतलब उसमें क्या माना है, जिस विचारकों ने राज्य को केवल साधन माना है तो उनके लिए साध्य कौन है, व्यक्ति है। तो व्यक्ति उनके लिए साध्य है और राज्य केवल उनके हितों की पूर्ति करने का एकमात्र साधन माना है। यूनानी विचारधारा के विपरीत भारतीय विचारधारा में राज्य को साधन मानते हुए कहा गया है कि राज्य द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग की साधना होती है। भारतीय विचारधारा भी राज्य को क्या मानती है, साधन मानती है। उसमें क्या है कि धर्म, अर्थ और काम, ठीक है, जो धर्म, अर्थ, काम जो त्रिवर्ग बताए हैं इसकी साधना किससे संपन्न होती है, राज्य के द्वारा। तो राज्य को क्या माना गया है, भारतीय विचारधारा में भी राज्य को साधन है। इसलिए कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय परंपरा या भारतीय विचारधारा के अनुसार राज्य को किस प्रकार से साध्य माना है या साधन, तो आप बता सकते हैं राज्य को साधन माना है। फिर जो हमारे विचारक हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो अलग अलग विचारधारा है, तो उसमें आप देखिए कि जो अराजकतावादी हैं या व्यक्तिवादी हैं या जो बहुलवादी हैं, अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और बहुलवादी, ये सभी इन सभी विचारकों के जो विचार हैं जो प्रतिपादन किए गए हैं, उसमें सबसे पहले आप देखिए कि राज्य की सत्ता के सबसे प्रबल विरोधी कोई हैं तो वो अराजकतावादी है। कौन है, अराजकतावादी। राज्य की सत्ता के सबसे बड़े प्रबल विरोधी, वो राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, वो राज्य के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं। ठीक है, इनके मतलब अराजकतावादियों का मत है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। राज्य की सत्ता का पूर्ण अंत कर देने में ही व्यक्ति का कल्याण नहीं थे। राज्य अगर है तो व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। अगर व्यक्ति का कल्याण चाहते हो तो राज्य को अंत कर दीजिए। ठीक है, व्यक्तिवादी क्या कहते हैं, व्यक्तिवादी राज्य के अस्तित्व को तो स्वीकार करते हैं लेकिन ऐसे किसी भी परिस्थिति में राज्य को साध्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि राज्य व्यक्तिवादी है वो राज्य को केवल एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन अराजकतावादी है वो राज्य को केवल अनावश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। फर्क क्या है देखो, व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि राज्य है वो एक सीमित राज्य होना चाहिए, एक पुलिस स्टेट होना चाहिए, क्योंकि वो राज्य को एक सीमित कार्यभार सौंपना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राज्य केवल एक पुलिस स्टेट के रूप में, केवल सुरक्षा परी राज्य के रूप में रहे। जैसे सुरक्षा है, कानून व्यवस्था का पालन करना है, जेल है, न्याय व्यवस्था है, यही काम करें। इसके अलावा शेष जो भी काम है वो सब व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति विवेकशाली है, बुद्धिशाली है, उसको अपना हित अहित, उचित अनुचित सब उसको पता है, तो इसमें वो अपना विवेक अनुसार सब कुछ कर सकता है। इस मामले में राज्य को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि राज्य बुराई है लेकिन आवश्यक बुराई इसलिए क्योंकि जैसे सुरक्षा का मुद्दा युद्ध हो गया हो तो सुरक्षा कौन करेगा, राज्य करेगा। तो इसी प्रकार से पुलिस, जेल, न्याय और सुरक्षा, कानून व्यवस्था के लिए राज्य को ही एक बुराई के रूप में इतनी सीमित क्षेत्र तक स्वीकार करते हैं व्यक्तिवादी। और अराजकतावादी तो बिल्कुल राज्य को समाप्ति करना चाहते हैं, वो राज्य में बिल्कुल स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अराजकतावादी हो या फिर जो व्यक्तिवादी विचारक हैं बिल्कुल राज्य के खिलाफ हैं। फिर आप देखिए मध्यकाल में जब चर्च का अधिक प्रभाव था, मध्यकाल में चर्च राज्य का जो संघर्ष था उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब चर्च का अधिक मध्यकाल में प्रभाव रहा है और राज्य को चर्च की तुलना में निम्न कोटि का समझा जाता था। मध्यकाल के विचारकों की सामान्य धारणा ये थी कि राज्य केवल भौतिक हितों की साधना में ही सहायक हो सकता है, जबकि उच्चतर पारलौकिक हितों की साधना में चर्च की सत्ता आवश्यक है। मतलब देखिए, चर्च और राज्य में से चर्च अपने आप को सर्वोच्च मानता था और राज्य को वो चर्च के अधीन मानता था। मध्यकाल के जो विचारक है जैसे सेंट ऑगस्टाइन है, एक्विनास है, ये जो विचारक हैं वो ये मानते थे कि राज्य केवल भौतिक हितों की साधना में सहायक हो सकता है, जबकि उच्चतर जो हित है, हमारे जो पारलौकिक हित हैं, उनकी साधना के लिए चर्च का बहुत अति आवश्यक है या चर्च की सत्ता बेहद जरूरी है। समझौतावादी विचारक भी राज्य को एक ऐसी मानवीय कृति के रूप में स्वीकार करते हैं जिसके अस्तित्व का औचित्य मानव कल्याणी है। बहुलवादी विचारधारा के अनुसार राज्य मनुष्य को राजनीतिक हित का साधन है, उसकी स्थिति वैसी है जैसे कि अन्य मानव निर्मित समुदायों की। तो आप समझ सकते हैं कि ये सभी जो विचारक हैं, जो विचारधारा हैं, वो राज्य के विरोधी हैं। अतः हम निष्कर्ष के तौर पर क्या कह सकते हैं, देखो कि राज्य अपने आप में एक साध्य है। इस विचार को स्वीकार करने का परिणाम तो एक सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना होगी।
अगर हम ये चाहें कि राज्य साध्य है तो एक सर्वाधिकार राज्य की स्थापना होगी, जिसे वर्तमान समय में स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। इसके साथ ही अराजकतावादी, व्यक्तिवादी और बहुलवादी दृष्टिकोण को स्वीकार भी नहीं कर सकते, जिसके अंतर्गत कहते हैं कि राज्य एक सामान्य साधन मात्र माना गया है। वस्तुतः राज्य अपनी सदस्यता की अनिवार्यता और व्यक्तियों के संपूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व आने के कारण दूसरे समुदायों से अत्यंत उच्च स्थिति रखता है और राज्य को मानव कल्याण का एक साधन कहा जा सकता है। लेकिन यह साधन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना व्यक्तियों के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राज्य का लक्ष्य किसी एक पीढ़ी के व्यक्तियों या समुदायों के कल्याण से कहीं अधिक होता है। वास्तव में राज्य और व्यक्ति एक दूसरे पर इतना अधिक निर्भर है कि इनमें साध्य और साधन का विवाद करना ही हमेशा नितांत उपयुक्त है। इसलिए इसको एक समरसता और समान स्तर पर रखते हुए इसको स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये देखा हमने कि राज्य साध्य है, ये राज्य साधन है, फिर हमने निष्कर्ष के तौर पर इसका अध्ययन किया। अब हम देखते हैं कि राज्य के उद्देश्य आखिर क्या है, क्यों जरूरी है राज्य। इसके संबंध में जो टारगेट तय किए जाते हैं, अपने जो लक्ष्य तय किए जाते हैं राज्य के लिए, उसको स्पष्ट करते हैं। तो देखिए, राज्य को मानव कल्याण का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, ये बात तो तय है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वे कौन से ऐसे विविध उद्देश्य हैं जिसकी साधना राज्य के द्वारा जरूरी की गई है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य के स्वरूप और संगठन में जैसे जैसे परिवर्तन होते गए, वैसे वैसे राज्य के उद्देश्यों से संबंधित विचारधारा में भी परिवर्तित होती रही है। यूनानी लोग राज्य का उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति मानते थे। अब ये यूनानी लोगों का उद्देश्य था। उनका विचार यह था कि नागरिकों को सर्वोच्च विकास और सुख के लिए राज्य को सभी बातों का प्रबंध करना चाहिए। अपने नागरिकों के लिए, उनका जीवन का सर्वांगीण विकास के लिए, उनको सुख की प्राप्ति के लिए राज्य को सभी प्रकार की व्यवस्था का प्रबंध करना बेहद जरूरी है। प्लेटो और अरिस्टो का विचार था कि राज्य का उद्देश्य मानव जीवन को सुंदर और संपन्न बनाना है। आप देखिए, हमारी प्राचीन भारतीय विचारधारा में भी राज्य का उद्देश्य आत्म प्राप्ति और उनके व्यक्तित्व के विकास का विकासशील साधन के रूप में उसको स्वीकार किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति, जीवन का विकास, ये सब किस पर निर्भर करता है? राज्य पर। इसलिए राज्य जिस प्रकार के उद्देश्यों को निर्धारित करेगा, उसी प्रकार से अपने राज्य की जो उसकी विशेषताएं हैं उसी को आगे लेकर बढ़ सकेंगे। आधुनिक काल के विद्वान द्वारा राज्य के उद्देश्यों के संबंध में अपने अपने जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उसमें अपन देखते हैं कि लॉक क्या कहते हैं। लॉक कहते हैं कि मानव समाज का कल्याण और संपत्ति रक्षा करना ही उद्देश्य राज्य का है। मतलब लॉक के अनुसार राज्य का उद्देश्य है समाज का कल्याण और संपत्ति की रक्षा करना। एडम स्मिथ के अनुसार देखें तो वो क्या कहते हैं कि अन्य स्वतंत्र राज्यों को आक्रमण से अपनी रक्षा करना, कि जो भी कोई भी पड़ोसी राज्य है या कोई भी दूर दराज का जो राज्य है, उन किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा करना, और राज्य के प्रत्येक सदस्य की राज्य के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय और अत्याचार से रक्षा करना है। आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों पर रक्षा करना। और तीसरा उन्होंने बताया कि जनहितकारी सार्वजनिक संस्थाओं का निर्माण और जनहितकारी कार्य करना। ये एडम स्मिथ ने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए। फिर आप देखते हैं आधुनिक विद्वान बर्गेस ने भी राज्य के उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया है। राज्य का प्रारंभिक उद्देश्य शांति, सुव्यवस्था, सुरक्षा और न्याय की परिस्थितियों को उत्पन्न करना है। ये बर्गेस कहते हैं कि सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? शांति व्यवस्था बनी हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, न्याय व्यवस्था बनी रहे और सब प्रकार की लोक कल्याणकारी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। दूसरा उद्देश्य क्या बताएं कि राज्य का उद्देश्य राष्ट्रीयता का सुचारू रूप से विकास और राष्ट्रीय प्रतिभा और शक्ति में वृद्धि करना है। तीसरा, राज्य का अंतिम उद्देश्य ये है कि संपूर्ण मानव समाज की सभ्यता का विकास हो, मनुष्य जाति पूर्णता की दशा को प्राप्त कर सकें। संपूर्ण मानव जाति बिल्कुल सर्वोच्च और निम्न अंत्योदय, जिसको अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का भी विकास हो, इस प्रकार के विकास की प्रेरणा लेकर और मानव जाति की पूर्णता की दिशा में प्राप्त करने का जो अपना उद्देश्य है उसको प्राप्त करें। तो ये बताया बर्गेस ने। फिर आप देखेंगे होल्सनडॉर्फ, विलोबी, गार्नर आदि विद्वानों ने भी इसी प्रकार से विचार व्यक्त किए हैं। ब्लंटसली ने भी राज्य को प्रत्यक्ष और परोक्ष उद्देश्यों को अंतर करते हुए कहा है कि राज्य का प्रत्यक्ष उद्देश्य राष्ट्रीय शक्ति के विकास और परोक्ष उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। मतलब डायरेक्ट उसका अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शक्ति का विकास हर राज्य का ध्येय होना चाहिए। अब राज्य है वो इतनी उन्नति करे, इतनी शिखर पर पहुंचे कि उसकी शक्ति में ज़बरदस्त राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि हो, और अप्रत्यक्ष उसमें देखा जाए तो अपने राज्य के अंतर्गत निवास करने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनकी व्यक्तियों की अपनी जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे, स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके।
तो देखिए अलग अलग विचारकों ने जिस बताई मैंने आपको यूनानी विचारकों के जो बताए, लॉक के, एडम स्मिथ के, बर्गेस के, हॉल्टनडॉर्फ के, विलोबी, गार्नर, ब्लंसली, जिसके जो अलग अलग विद्वानों के जो भी अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, काफ़ी सब ने अलग अलग कुछ प्रकार से बताए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ सर्वसाधारण कुछ सामान्य ऐसे उद्देश्य हैं जो सभी विचारकों द्वारा समान रूप से किए गए हैं। तो सामान्य तौर पर अपन एक सामान्यकरण कर सकते हैं कि राज्य के क्या क्या कार्य हो सकते हैं और क्या क्या हैं। उस संबंध में कुछ साधारण जो कार्य हैं उनको स्पष्ट करते हैं। पहला जो कार्य है राज्य के जो मूल उद्देश्य हैं वो है सामूहिक हित के कार्यों का संपादन। राज्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य कि सामूहिक हित के कार्यों का संपादन। आप देखिए वर्तमान समय में मानव जीवन इतना जटिल हो गया है कि ऐसी स्थिति में यातायात, डाक व्यवस्था, मुद्रा चलन, उद्योगों की स्थापना आदि ऐसे कार्य हो गए हैं जिनका संपादन राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है। क्योंकि इतनी जटिल है वो मानव कोई सभी अपने कार्य संपादित नहीं कर सकता है। तो ऐसे अपने मानव जीवन को जटिलता से बचाने के लिए और सरलता और सुखमय जीवन बनाने के लिए जो भी हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जरूरतें हैं उन सभी का कार्य किसके द्वारा किया जा सके? राज्य के द्वारा। फिर इसके अतिरिक्त राज्य के उद्देश्य व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक स्तर की उन्नति भी है, तो ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा है शांति व्यवस्था और सुरक्षा की स्थापना। सभी विचारकों द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि राज्य का सर्वप्रथम उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करना जिसमें व्यक्तियों के द्वारा सुरक्षापूर्वक जीवन व्यतीत किया जा सके। ठीक है। तीसरी है राज्य सत्ता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मध्य सामंजस्य की स्थापना करना। मतलब आप देखिए राज्य और व्यक्ति के मध्य उचित संबंधों की स्थापना राजनीतिक जीवन की सबसे प्राचीन समस्या रही है। राज्य और व्यक्ति के मध्य किस प्रकार के संबंध है, उन संबंधों की एक प्रकार से स्थापना या हमारे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी, ऐसा नहीं कि आजकल की, ये लंबे समय से एक समस्या बनी हुई है। इस संबंध में वर्तमान समय में इस बात का आवश्यकता अनुभव की गई है कि शासक वर्ग की सत्ता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य ऐसे सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, साथ ही साथ अन्य व्यक्तियों के विकास में भी बाधक नहीं हो। तो इस प्रकार से स्वयं का विकास और दूसरे के व्यक्तियों के विकास में बाधक भी न बन सकें। और अंतिम तौर पर जो उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानवीय सभ्यता का विकास। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानव सभ्यता के विकास भी राज्य का उद्देश्य कहा जा सकता है। विज्ञान और राजनीतिक चेतना ने विश्व के देशों को इतना अधिक समीप ला दिया है कि विश्व के अन्य देशों से पृथक रहकर कोई भी राज्य अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए पारस्परिक अंतर्निर्भरता जो पाई जाती है ये बेहद जरूरी है। आप केवल अपने तक सीमित नहीं रहे बल्कि आप अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानव सभ्यता के विकास के बारे में भी हर राज्य सोचे, तभी सबका विकास संभव है। तो वस्तुतः इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार राज्य के स्वरूप और संगठन में परिवर्तित होते रहते हैं उसी प्रकार परिवर्तन वातावरण और विचारधाराओं के कारण राज्य के उद्देश्यों में संबंधित विचारों में परिवर्तन होते रहते हैं। वर्तमान समय में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए एक शब्द में राज्य का उद्देश्य लोकहित और लोक कल्याण कहा जा सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि समय के साथ साथ अलग अलग विचारधाराएं आती गई, समय परिवर्तन होता गया, जो बदलाव आते गए उन सभी बदलाव को देखते हुए तय किया जा सकता है कि राज्य कोई अनवरत एक स्थिर न होकर गतिशील है और समय के साथ जिस प्रकार की चुनौतियाँ आती है, जो प्रकार की समस्या आती है उनका निदान। और वर्तमान में देखा जाए तो जो दौर चल रहा है उसमें हर राज्य का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण और लोक हित में वृद्धि करना।